नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीट एग्जाम के लिए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मॉडल पेपर टेस्ट नंबर 2। ठीक है, वही मैंने जैसे आपको बता दिया था कि इस सेगमेंट के अंदर हम लोग 15 क्वेश्चन जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे होंगे, उनका डिस्कशन करेंगे। आज हमारा टेस्ट पेपर 2 है। इसके अंदर भी वही सेम जैसे हमारे टेस्ट पेपर फर्स्ट में था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और शिक्षण विधियां, पेडागोजी, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस सेगमेंट में। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो देखें, ध्यान दें, यहां पर किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है दोस्तों मिश्रण। देखें, यहां पर दो बातें हैं कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को निश्चित अनुपात में, प्लीज ध्यान दीजिएगा, निश्चित अनुपात में मिला देने से बने पदार्थ तो कहलाते हैं यौगिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें मेथेन, तो मेथेन का फॉर्मूला आप जानते हैं CH4, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात जो है, रेशियो जो है, वो फिक्स है 1:4। इसी तरह से यहां मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी अनुपात में मिला देने से, देखो निश्चित अनुपात में मिला देने से तो यौगिक कंपाउंड बनेंगे, जबकि किसी भी अनुपात में मिला देने से आपका बनेगा मिश्रण। मिश्रण जैसे पानी में रेत का मिश्रण, पानी में चीनी का मिश्रण, तो इसमें अनुपात फिक्स नहीं होता है, किसी भी अनुपात में मिला दीजिए। याद रखने के लिए तरीका देखिए, मिश्रण को इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग मिक्सचर, और मिक्सचर से याद आती है बच्चों आपको मिक्सचर नमकीन। अब देखो, मिक्सचर नमकीन जो है उसमें एक ही तरह का वेरिएंट नहीं होता, उसमें अलग अलग तरह के नमकीन वेरिएंट्स होंगे। उसमें बीकानेरी भुजिया भी होगा, आलू भुजिया भी होगा, टेस्टी भी होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि उनको बिल्कुल नाप तोल के बनाएंगे कि 10 ग्राम ये डालो, 10 ग्राम ये डालो, 10 ग्राम ये डालो। उसमें क्या किया जाता है, अंदाजे से, किसी में दाल ज्यादा है, किसी में जो भुजिया है वो ज्यादा। तो इस तरह से मिश्रण से ध्यान रखें, मिश्रण मिक्सचर और मिक्सचर किसी भी अनुपात में, तो किसी भी अनुपात में मिला देने से बने पदार्थ क्या बनेंगे आपके, मिश्रण। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेंस शक्ति का मात्रक है, और आप जानते हैं लेंस शक्ति का मात्रक होता है दोस्तों डायप्टर, और इसे लिखते हैं आप D से। ध्यान देवें, लेंस शक्ति का मात्रक। जैसे आपने सुना होगा किसी से कि मेरे चश्मे का नंबर, मेरे लेंस का नंबर +1.25 है, तो +1.25 के आगे यूनिट क्या लगाओगे दोस्तों, डायप्टर। या -2.0 है, -0.5 है, तो इन सब की यूनिट क्या हो जाएगी, डायप्टर। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट बात यहीं पर हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। मानव नेत्र लेंस जो है इसकी क्षमता होती है +60 डायप्टर। ध्यान देवें, मानव नेत्र लेंस की क्षमता कितनी, 60 डायप्टर, प्लस उत्तल लेंस है इसलिए प्लस पावर होगी, और ये 60 डायप्टर का मतलब होता है दोस्तों लगभग 576 मेगापिक्सल। एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 60 डायप्टर नियर अबाउट हो जाएगा आपका 576 मेगापिक्सल्स। देखते हैं आप लोग, आपके मोबाइल कैमरा 10, 20, 30 मेगापिक्सल्स, जबकि हमारी आंखें कितने मेगापिक्सल की हैं दोस्तों, 576 मेगापिक्सल्स की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण से होता है। तो देखिए, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन जो है ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा होता है। नाभिकीय अभिक्रियाएं आपकी दो हैं, एक तो है आपका नाभिकीय विखंडन, और एक हो जाएगा दोस्तों आपका नाभिकीय संलयन। मैं आपको बता दे रहा हूं कि 100% यहां से जो भी अब मैं बता रहा हूं 100% एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा, श्योर है। तो देखिएगा, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। अब देखिएगा विखंडन के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे आपका परमाणु बम, एटम बम जो है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। इसी तरह से परमाणु भट्टी भी जो है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। विखंडन के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक भारी नाभिक जो है वो टूटकर दो हल्के नाभिकों में बढ़ जाता है, और इसके फलस्वरूप आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। सिमिलरली नाभिकीय संलयन जो है, इसके अंदर संलयन, संलयन का अर्थ होता है जुड़ना। देखो, विखंडन का अर्थ तो है यहां पर टूटना, जबकि संलयन का अर्थ है दोस्तों जुड़ना। तो देखो, संलयन के अंदर एग्जाम्पल्स की बात करूं मैं, तो यहां पर एग्जाम्पल हो जाएंगे हाइड्रोजन बम और सौर ऊर्जा। हाइड्रोजन बम और सौर ऊर्जा।
तो सीधी सी बात है, यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखना है आपको एक चीज कि नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की, एक विखंडन एक संलयन। विखंडन माने टूटना, इसमें टूटकर दो हल्के नाभिकों में बटेगा, जबकि यहां पर जुड़कर हाइड्रोजन, देखो सूर्य पर क्या है, हाइड्रोजन गैस है, और वो हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के फलस्वरूप किस में परिवर्तित हो रही है, हीलियम में परिवर्तित हो रही है। तो हीलियम में परिवर्तित हो रही है, इसलिए हाइड्रोजन बम और सौर ऊर्जा दोनों ही नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो देखिएगा, ये घटना है आपकी प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। प्रकीर्णन के कारण क्या होगा कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय आपको सूर्य का रंग लाल दिखाई देगा या लालिमा दिखाई देगी। कारण क्या है, जरा देखिएगा। आप जानते हैं कि प्रकीर्णन वर्ण विक्षेपण का जो क्रम है ये रहेगा आपके पास विबग्योर, बे, जा, नी, ह, पी, ना, ला। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और जब दोस्तों हम इधर से इधर जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ जो है वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो आवृत्ति घटेगी, आवृत्ति घटेगी तो ऊर्जा घटेगी, ऊर्जा घटेगी तो जो इसका प्रकीर्णन है वो भी घटेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सर्वाधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है, इसीलिए हमें आसमान का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। दूसरा, सबसे कम प्रकीर्णन जो है वो लाल रंग का होता है, इसलिए हमें सूर्योदय व सूर्यास्त, क्योंकि देखो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो किरणें हैं वो ज्यादा दूरी तय करेंगी, और सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग की है दोस्तों, लाल रंग की, इसलिए हमें सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लालिमा दिखाई देती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रकीर्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो देखिए, एक तो होता है आपका स्टील। स्टील मिश्र धातु होती है दोस्तों कार्बन और लोहे की, जबकि अगर आपसे पूछ लिया जाए स्टेनलेस स्टील, देखिए ये क्वेश्चन लेडी सुपरवाइजर 2016 वैकेंसी के अंदर आया हुआ है। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील जो है ये मिश्र धातु है प्यारे बच्चों, कार्बन, लोहा, निकेल और क्रोमियम। कार्बन, लोहा, निकेल प्लस क्रोमियम, तो इन सब से मिलाकर बनता है आपका स्टेनलेस स्टील। देखिए, कार्बन का प्रतीक सी, लोहा फेरस, निकेल Ni और क्रोमियम को लिखेंगे हम लोग Cr से। तो यहां पर अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, टिन, जिंक नहीं है, कॉपर जिंक नहीं है, निकेल एंड क्रोमियम बिल्कुल सही जवाब। निकेल और क्रोमियम अगर आप लोहे में मिला देंगे तो आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। चलिए आफ्टर देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पूछा जा रहा आपसे कि गलत युग्म को छाटिए, और मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता दूं, ये जो 7-8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इस दौरान मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में अलग अलग तरह से आते हुए देखा है, इसलिए इस क्वेश्चन को एक ही साथ जो चारों क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं उनको एक ही साथ डिजाइन कर दिया है। देखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, देखिए सिंपल सी बात है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसका उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। देखो आपने पहले, आजकल तो चलो आप मोबाइल से फोटोज ले लेते हैं, लेकिन याद कीजिए पहले वाला टाइम, वहां पर क्या होता था कि एक कैमरे से आपका फोटो लिया जाता था, फिर उसका नेगेटिव आता था, उससे फोटो बनवाई जाती थी, तो उसके अंदर सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता था। बिल्कुल सही बात है। लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट इसको हम लोग कह देते हैं। ये जो सिल्वर नाइट्रेट है इसको हम लोग अमिट शाही भी कह देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अमिट शाही। और इसका उपयोग किया जाता है मतदान के समय। देखो जब भी आप वोट देने जाते हैं तो आपके उंगली पे एक निशान लगाया जाता है, वो किसका लगाया जाता है दोस्तों, लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट का, जिसे अमिट शाही के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सिल्वर क्लोराइड, देखिएगा एक बार, सिल्वर क्लोराइड जो है इसका उपयोग किया जाता है फोटोक्रोमेटिक कांच। फोटोक्रोमेटिक कांच आपने इस तरह के कांच देखे होंगे आजकल, जिसमें अंदर से बाहर का तो दिखता है लेकिन बाहर से अंदर का नहीं दिखता, तो उसके अंदर हम लोग सिल्वर क्लोराइड AgCl को इस्तेमाल करते हैं। जबकि ये जो सिल्वर आयोडाइड है इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों कृत्रिम वर्षा में। जो कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है उसमें सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। यहां क्या लिखा हुआ है, पेट की अम्लीयता मिटाने में, बिल्कुल गलत जवाब। तो गलत युग्म को छाटिए, तो कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखें, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। देखो, परिवर्तन आपके पास जो चेंजेस हैं आपके पास वो दो प्रकार के हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। देखिए, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं जबकि रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नया उत्पाद नहीं बनता है जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया उत्पाद बन जाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, तो ये ऑक्सीकरण और संक्षारण अभिक्रिया का उदाहरण है जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। इसी तरह से मोमबत्ती जलना, मोमबत्ती जब जलेगी तो सीधी सी बात है जलना, मोमबत्ती का जलना, किसी लकड़ी का जलना, ये सब जो ये रासायनिक परिवर्तन है, ये भी रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही, देखो दूध से जब दही बनेगा तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, एक नया उत्पाद बन रहा है। जबकि पानी में चीनी का घुलना, अरे पानी में अगर आपने चीनी घोल दी कोई दिक्कत नहीं, आप उसको वापस गर्म कर दीजिए, पानी वाष्पित हो जाएगा, चीनी आपको वापस मिल जाएगी, मतलब उत्क्रमणीय, वापस पहले वाला चीज आपको मिल जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा हो जाएगा? पानी में चीनी का घुलना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, तो भूपर्पटी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यहां पर एक सिंपल सी चीज याद रखिएगा, ये एक नहीं 4 टाइप के क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। ऐसे पूछ लेगा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऐसे पूछ लेगा सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है, ऐसे भी पूछ सकता है सर्वाधिक पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, या एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि सर्वाधिक पाई जाने वाली उपधातु कौन सी है। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्वों का क्रम ध्यान रखिएगा। ट्रिक याद रखनी है, ओ सेल्फी, ओ सेल्फी, अरे आजकल मोबाइल से सेल्फी का ट्रेंड है तो उससे याद रखिएगा ओ सेल्फी, ओ सी एल फी। तो देखो, ओ फॉर ऑक्सीजन, एसआई सिलिकॉन, फिर आपका एल्यूमिनियम, फिर है आपका एफी, एफी मतलब लोहा। तो ट्रिक याद करिए आपने ओ सेल्फी। अब यहां पर देखिएगा ऑक्सीजन जो है ये है दोस्तों आपके पास तत्व तो है लेकिन ये अधातु है, सिलिकॉन आपका उपधातु है, जबकि एल्यूमिनियम और लोहा है आपकी दो धातुएं। तो देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु है तो क्या टिक करते? एल्यूमिनियम। ऐसे पूछ लेता सर्वाधिक पाई जाने वाली उपधातु है तो आंसर क्या टिक करोगे? सिलिकॉन। ऐसे पूछ ले सर्वाधिक पाई जाने वाली अधातु है तो अधातु कौन सी हो जाएगी? ऑक्सीजन। या यूं पूछ ले सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है तो भी ऑक्सीजन। तो आंसर सही जवाब हो जाएगा आपका ए। चलिए आफ्टर देन नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रक्तचाप, लार, वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो ये जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं ये आपके मेडुला ओब्लांगेटा भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं। प्लीज ध्यान दीजिए, छींक आना, वमन, लार, ये सारी चीजें जो हैं ये मेडुला ओब्लांगेटा पार्ट जो है इसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा अनैच्छिक क्रियाएं किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? मेडुला ओब्लांगेटा द्वारा। आफ्टर देन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्त से होता है? तो देखो यहां पर कुछ धातु प्रदूषक हैं और इन धातु प्रदूषकों में से किसी एक से 100% क्वेश्चन आता है। तो देखें धातु प्रदूषकों में एक तो आपको याद रखना है कैडमियम की अधिकता से, एक पारे की अधिकता से, कैडमियम प्रतीक CD, पारे का प्रतीक Hg, और एक आपसे पूछ लेता है नाइट्रेट की अधिकता से। ये 3 वो क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम्स लगभग रिपीट करती रहती हैं, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कैडमियम की अधिकता से होता है दोस्तों इटाई रोग, या इसको औच रोग भी कह देते हैं, औच रोग। देखो इस रोग में क्या होता है, इस रोग में आपके जो जोड़ों में है वो दर्द रहता है। तो दर्द रहने की स्थिति में जैसे सपोज कीजिए आप चल रहे हैं, आपका पैर मुड़ गया तो आपके मुंह से क्या आवाज निकलेगी? आउच। ठीक है, तो जापानी भाषा में आउच को प्रोनाउंस किया जाता है इटाई, इसलिए कैडमियम की अधिकता से क्या हो जाएगा? इटाई रोग। पारे की अधिकता से दोस्तों होता है मिनीमाटा। जापान में ही मिनीमाटा पहाड़ियों के पास ये रोग सबसे पहले पाया गया, इसलिए इसको नाम दे दिया गया मिनीमाटा रोग। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये 3 धातु प्रदूषक और इनसे होने वाले रोग आपको ध्यान रखने हैं।
100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कैडमियम की अधिकता से कौन सा? इटाई इटाई। तो पूछ रहा है इटाई इटाई रोग किसकी अधिकता से होता है? तो इटाई इटाई रोग जो है ये होगा दोस्तों आपका कैडमियम की अधिकता से। चलिए आफ्टर देन आगे डिस्कशन करते हैं। अगला प्रॉब्लम है आपका जैव प्रौद्योगिकी शब्द किसने दिया? बायो टेक्नोलॉजी शब्द। तो ध्यान दें, बायोटेक्नोलॉजी शब्द जो है ये कॉर्ल इरेकी ने दिया। ध्यान दें, जैव प्रौद्योगिकी शब्द जिस वैज्ञानिक ने दिया हमें उनका नाम है कॉर्ल इरेकी। तो सही जवाब हो जाएगा कॉर्ल इरेकी। आफ्टर देन अगला क्वेश्चन है आपका, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से उसे कौन सा रक्त समूह दिया जाना चाहिए तुरंत? जैसे सपोज करो किसी का एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी केस है, उसे तुरंत ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता है, तो उसे कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाना चाहिए? तो आप जानते हैं सार्वत्रिक दाता, सर्वदाता रक्त समूह होता है O और सर्वग्राही रक्त समूह होता है आपका AB। तो कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाना चाहिए उसको? पहले बात तो O, क्योंकि सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? O, यूनिवर्सल डोनर है ये, ठीक है। तो O ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाएगा, लेकिन O के अंदर भी पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आप एक बात जानते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव डिनोट करता है RH फैक्टर को। तो RH पॉजिटिव से ब्लड ले भी सकता है, दे भी सकता है, जबकि RH नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले से ब्लड ले सकता है, उसको दे भी सकता है। इसी तरह से दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, RH नेगेटिव वाला जो है वो RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, लेकिन RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव को केवल एक बार ब्लड देगा, उसके बाद शरीर में एंटीबॉडी निर्माण के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो बेटर सबसे सही जवाब क्या होगा कि नेगेटिव वाला जो है वो नेगेटिव को भी दे सकता है और पॉजिटिव को भी दे सकता है। तो बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर O नेगेटिव। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। RS प्री 2016 का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था कि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और उसे तत्काल रक्त चढ़ाया जाए तो कौन सा चढ़ाया जाना चाहिए? ORH नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी हमारे शरीर की पेशियों में अचानक दर्द या क्रैम्प होने की क्रिया होती है, ऐसा किस कारण होता है? तो देखो हमारी मांसपेशियों में क्या होगा, जब भी सपोज कीजिए आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपकी क्या रहता है, मांसपेशियां दर्द होने लगती है। कई आप लगातार सीढ़ी चढ़ो, आपकी मांसपेशियों में दर्द या क्रैम्प की शिकायत होगी। तो ये किसके कारण? क्योंकि वास्तव में वहां पर क्या होगा, श्वसन क्रिया जो है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और अनोक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन जो है इसके फलस्वरूप लैक्टिक एसिड जो है ये बनेगा, और जैसे ही लैक्टिक एसिड बनेगा तो इस लैक्टिक एसिड के कारण क्या होगा दोस्तों, आपको थकान का अनुभव होता है। और देखो दही में भी कौन सा एसिड होता है दोस्तों? लैक्टिक एसिड। यही तो कारण होता है कि दही पीने के बाद, दही खाने के बाद आपको नींद ज्यादा आती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है वो बॉडी में चला जाता है। चलिए आफ्टर देन कुछ क्वेश्चन शिक्षण विधियों से रिलेटेड ले लेते हैं। देखिए शिक्षण विधियों से रिलेटेड क्वेश्चन है, टोली शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आप ये गलतियां बहुत करते हैं। देखो यहां पर क्या पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट जो है, कौन सा तथ्य जो है वो गलत है। अच्छा, टोली शिक्षण क्या होता है? ग्रुप स्टडी, ग्रुप डिस्कशन जिसको आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, 5-6 बच्चे या और भी ज्यादा संख्या ली जा सकती है, नॉर्मली 4-5 बच्चे एक जगह बैठ के आपस में ये डिस्कस कर रहे हैं और किसी टॉपिक को समझ रहे हैं। तो टोली शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? देखो सामूहिक विचार विमर्श होता है, बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है ये। सामूहिक विचार विमर्श होता है, एक दूसरे के विचारों को जानने का मौका प्राप्त होता है। शिक्षक व छात्र की समान रुचि होती है, बिल्कुल। अगर कोई टीचर और उसके साथ कई स्टूडेंट्स हैं, वे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो डिस्कशन के दौरान टीचर का भी पूरा फोकस रहेगा और स्टूडेंट का भी पूरा कंसंट्रेशन रहेगा इस चीज पर, तो दोनों की रुचि होती है। चलिए, केवल व्यावसायिक शिक्षकों को अवसर प्राप्त होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी टीचर इसके अंदर जुड़ा हुआ है, टोली शिक्षण में जुड़ा हुआ है, जैसे घर पे सपोज कीजिए कोई टीचर या कोई भी सिखाने वाला जो भी इस चीज में जुड़ा हुआ है, ग्रुप स्टडी में जुड़ा हुआ है, तो ये तो सबको प्राप्त होती है। जबकि यहाँ क्या लिखा है, केवल व्यावसायिक शिक्षकों को अवसर प्राप्त होता है। तो गलत बात है, बिल्कुल सही जवाब नहीं है। तो आपसे पूछा क्या गया था इसमें कि कौन सा तथ्य गलत है, तो कौन सा तथ्य गलत है दोस्तों? सी बिल्कुल गलत जवाब है। चलिए आफ्टर देन आज का लास्ट क्वेश्चन देखें, श्रव्य दृश्य साधन सहायक होते हैं।
तो देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री, जो शिक्षण विधियां हैं उसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि सबसे अच्छी सीखने की जो विधि है वो है श्रव्य दृश्य सामग्रियां। तो जैसे सपोज करो आपको घर पर दादाजी, नाना जी, नानी इन्होंने कोई कहानी सुनाई, आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगी, लेकिन देखो कोई पुरानी मूवी हो, उसको आपने पता नहीं कब देखा होगा, आज से 10 साल पहले देखा होगा, लेकिन फिर भी वो मूवी आपको बड़ी अच्छे से आज भी हूबहू उसका स्टेप बाय स्टेप आप पूरा स्टोरी बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहानी को तो आपने केवल सुना था, लेकिन मूवी जो है उसको आपने सुना भी, उसको आपने देखा भी। तो श्रव्य और दृश्य दोनों चीज़ें किस में सहायक होते हैं? बालकों में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होने में। बिल्कुल, बालकों में प्रत्यक्ष अनुभव कैसे प्राप्त होगा? जैसे सपोज करो मैंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तुएं नीचे की ओर आती हैं, और देखो मैंने करके दिखाया, ठीक है, बच्चा मेरे से सुन रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तुएं नीचे आ रही, और दृश्य वो देख भी रहा है कि वास्तव में गुरुत्वाकर्षण के कारण तो वस्तुएं नीचे आती हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है बालक को। बालक की क्रियाशीलता में बच्चा इससे एक्टिव होता है, बच्चे को और एक्टिवनेस आती है इस चीज से कि वो किसी चीज को देख भी रहा है, उसके बारे में सुन भी रहा है, ठीक है। तो एक्टिवनेस जो है बच्चे की, क्रियाशीलता जो है वो भी इसमें सहायक होगी। बालक के मस्तिष्क में स्थायी ज्ञान प्राप्त करने में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कोई वीडियो आप देख रहे हैं तो वो आपको लंबे टाइम तक याद रहता है, लंबे समय तक आपकी जो छवि उस वीडियो की है वो आपके दिमाग में रहती है। क्यों? क्योंकि वो दृश्य और श्रव्य दोनों सामग्रियों से परिपूर्ण है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आज डिस्कस किए आपसे। बने रहिए, और मैं आपको क्या कह रहा हूं, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वही आपको सफलता दिलाने में सही साबित होगा। तो पढ़ते रहिए। धन्यवाद।